हेलो 12th क्लास, आपका लास्ट चैप्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। इनके अब इसमें दो चैप्टर है, एक तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा और एक है मेरी कल्पना, जिसमें आपके कोर्स में सिर्फ श्रम विभाजन और जाति प्रथा है। तो ये आपका एकदम लास्ट चैप्टर है, इसको हम रीड करते हैं आज। बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, क्योंकि उनका 14 अप्रैल का अभी बर्थडे भी गया है। इन्होंने हमारे भारतीय संविधान जो हमें बहुत सारे राइट्स देता है, उन्होंने उसकी रचना की थी। इन्होंने बहुत सारे हमारे भारतीय समाज व्यवस्था में बहुत सारे अमूलचूल यानी कि बहुत सारे परिवर्तन किए हैं। इस कारण ये हमेशा याद रहेंगे। तो इनके बारे में हम पढ़ते हैं। इनके बारे में मतलब बहुत अच्छी कहानी भी है कि ये जाति से शूद्र थे। मैंने आपको आगे भी बताया था, वर्ण व्यवस्था थी पहले हमारे भारत में कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये सबसे नीची जाति शूद्र के थे। तो जब ये स्कूल जाते थे तो इनको बाहर एक कोने में बिठा दिया जाता था, क्योंकि इनको पढ़ना था और बाकी सब वहाँ ऊंची जाति के लोग ही आते थे। फिर भी उन्होंने पढ़ाई की और इस सब सिस्टम के खिलाफ उन्होंने लड़ा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, सब भेदभाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने सब भेदभाव, ये कुरीतियाँ सब मिटा दी। और सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे ये हमारे एक भारतीय थे, और इन्होंने इंग्लैंड जाकर भी बैरिस्टर की पढ़ाई की। बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, इनको बहुत सी भाषाओं का ज्ञान था। इन्होंने बहुत सारी पुस्तकों की रचना की। फिर इन्होंने लास्ट में बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि इनको हिंदू धर्म रास नहीं आई। हिंदू धर्म में बहुत भेदभाव होता है इसलिए। तो आइए हम पढ़ते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में। जो इनका जन्म 14 अप्रैल सन 1891 को महू मध्य प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख रचना है द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म। इनकी पुस्तकें बहुत सारी और ये आपको बहुत अच्छे से याद भी रखनी है, क्योंकि इनमें से एक आधा सवाल आता और आता ही है। ओके, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट 1917 प्रथम प्रकाशित कृति। द अनटचेबल हु आर द, मतलब जो हम टच कर नहीं करते थे ना पहले से, छुआछत वगैरह रखते थे वो। हु आर द शूद्रास 1946। बुद्धा एंड हिज धमा। Thoughts on linguistic states, the problems of the rupee, the evolutions of provisions finance in British India। PhD की thesis, the right and follow of the Hindu women, annihilations of caste, labor and parliament democracy, Buddhism and communism। पुस्तकें व भाषण, मुख्य नायक, बहिष्कृत भारत जनता, पत्रिका संपादन। हिंदी में उनका संपूर्ण वाक्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय। वाक्मय मतलब उनका संपूर्ण जो बोला हुआ शब्द है वो भी भारत सरकार के जो कल्याण मंत्रालय है वहाँ बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण वाक्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। कितने खंडों में? 21। मतलब उन्होंने जितने भाषण दिए, जितना उन्होंने बोला, वो सब 21 खंडों के अंदर उनका लिखा हुआ है। उनका निधन दिसंबर सन 1956 दिल्ली में हुआ। अगर इंसानों के अनुरूप जीने की सुविधा कुछ लोगों तक ही सीमित है, तब जिस सुविधा को आमतौर पर स्वतंत्रता कहा जाता है उसे विशेषाधिकार कहना उचित होगा। क्योंकि हम जिसे आज़ादी कहते हैं, क्योंकि उसमें तो कुछ लोगों को ही जीने की आज़ादी, तो फिर वो तो एक पर्टिकुलर किसी एक जाति को विशेषाधिकार कह सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि हम ST OBC कास्ट के अनुसार, तो किसी कास्ट को बहुत सारे ज़्यादा अधिकार मिले तो वो उसके विशेष अधिकार कहलाते हैं, मतलब उसको ये मिले हुए। तो इसी तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि यदि किसी को हम पूरे राष्ट्र को यदि हम स्वतंत्र बोलते तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर कास्ट के लिए ही एक विशेष अधिकार है, सबके लिए नहीं है। मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अपने समय के सबसे सुपठित यानी कि बहुत ज़्यादा पढ़े हुए जनों में से एक थे। प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क, अमेरिका, फिर वहाँ से वे लंदन गए। उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वाक्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक, सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। सब मिलाकर वे इतिहास, मीमांसक, विधिवेता मतलब समझते हैं ना, जो कानून के जानकार होते वो, अर्थशास्त्री भी थे, समाजशास्त्री भी थे, शिक्षाविद भी थे तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे। स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी की, मतलब अपने भारत के अंदर।
समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। मतलब अथक मतलब बहुत ज्यादा संघर्ष किया। भारतीय संविधान के निर्माताओं में से एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आधुनिक भारतीय चिंतन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान के अधिकारी हैं। उन्होंने जीवन भर दलितों की मुक्ति एवं सामाजिक क्षमता के लिए संघर्ष किया। उनका पूरा लेखन इसी संघर्ष और सरोकार से जुड़ा हुआ है। स्वयं दलित जाति में जन्मे डॉक्टर अंबेडकर को बचपन से ही जाति आधारित उत्पीड़न, शोषण एवं अपमान से गुजरना पड़ा था। इसीलिए विद्यालय के दिनों में जब एक अध्यापक ने उनसे पूछा कि तुम पढ़ लिख कर क्या बनोगे, तो बालक भीमराव ने जवाब दिया था, मैं पढ़ लिख कर वकील बनूंगा, अछूतों के लिए नया कानून बनाऊंगा और छुआछूत को खत्म करूंगा। मतलब उन्होंने देखो बचपन में ये निर्णय ले लिया था और इन्होंने ये पूरा भी किया। इनसे बहुत कुछ सीखने जैसा है। डॉक्टर अंबेडकर ने अपना पूरा जीवन इसी संकल्प के पीछे झोंक दिया। इसके लिए उन्होंने जमकर पढ़ाई की। व्यापक अध्ययन एवं चिंतन मनन के बल पर उन्होंने हिंदुस्तान के स्वाधीनता संग्राम में एक नई अंतर्वस्तु भरने का काम किया। वह ये था कि दास्ता का सबसे व्यापक व गहन रूप सामाजिक दास्ता है। मतलब ये जो हमारी समाज के अंदर दास्ता मतलब गुलामी, और सबसे ज्यादा बड़ा रूप हम समाज के अंदर देख सकते हैं। गाँवों में भी होता है बहुत सारे, ये तो अभी भी होता है, आप देखते रहना बलन। उनके उन्मूलन के बिना कोई भी स्वतंत्रता कुछ लोगों का विशेष अधिकार रहेगी, इसलिए अधूरी होगी। उनके चिंतन व रचनात्मकता के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति रहे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले भी वो भी उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया। उनकी जो वाइफ थी सावित्री बाई फुले, वो पहली अध्यापिका मानी जाती हैं। जातिवादी उत्पीड़न के कारण हिंदू समाज से उनका मोह भंग हो गया, क्योंकि हिंदू समाज में बहुत ज़्यादा जाति प्रथा होती है। फिर वे बुद्ध के समतावादी दर्शन में आश्वस्त हुए और 14 अक्टूबर सन 1956 को 5 लाख अनुयायियों के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। भारत के संविधान निर्माण में भी उनकी महती भूमिका और एकनिष्ठ समर्पण के कारण ही हम आज उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनकी समूची बहुमुखी विद्वता एकांत ज्ञान साधना की जगह मानव मुक्ति व जन कल्याण के लिए थी। ये बात वे अपने चिंतन और क्रिया के क्षणों से बराबर साबित करते रहे। अपने इस प्रयोजन में वे अधिकतर सफल भी हुए। तो ये था उनका कवि परिचय। अब आते हैं हम टॉपिक पर। उसके अंदर भी उन्होंने यही लिखा है कि कैसे कास्ट के अकॉर्डिंग सबको अपना अपना काम करना होता है। जैसे कि ये जाति से नाई है तो इसको सिर्फ बाल काटने का ही काम होगा, ये जाति से मोची है तो ये वो जूते बनाने का ही काम करेंगे, ये जाति से जैसे ब्राह्मण है तो ये कर्म कांड करेंगे। इस तरीके सब जाति के अकॉर्डिंग उनको अपने अपने व्यवसाय दे देते। भले ही आप में कितनी भी योग्यता है कि आप दूसरा काम कर सकते, लेकिन आप नहीं कर सकते। भले ही आपको उस क्षेत्र में गरीबी ही मिल रही है और आप चाह रहे हो कि इस गरीब को मिटाने के लिए कुछ अलग करना है, लेकिन पहले व्यवस्था ऐसी थी कि आप कुछ भी अलग नहीं कर सकते। जो आपका खानदानी व्यवसाय है वही आपको करना है। तो इस तरीके से वो प्रथा चली आ रही थी। तो उसके ऊपर उन्होंने श्रम विभाजन और जाति प्रथा लिखा है। ये विडम्बना की ही बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। इसके पोषक मतलब उसको पालने वाले है ना, पोषक मतलब कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। समर्थन का एक आधार ये कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसीलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो ये आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों का विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती है। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता ये है कि वह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंचा नीचा भी करार देती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं है। हमारे समाज में ऐसा ही है कि यदि कोई वो जूते बना रहा है तो ये सबसे नीचा है, इसको हम छुएंगे नहीं। तो ये कहाँ है? सिर्फ हमारे भारतीय समाज में ही मौजूद है, बाकी जगह नहीं है।
जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो ये स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि ये मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। मैंने जो बात बताई वही है, क्योंकि आजकल तो हमें हमारे रुचि के अनुसार काम मिल जाता है। जैसे कि कोई अच्छी पढ़ाई करके टीचर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, वो किसी की भी कास्ट का हो सकता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें कि जिससे वह अपना पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं खुद कर सके। ठीक है। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूसरी सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण से, जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार, यानी कि जो काम उसके माता पिता कर रहे वही उनको करना है। और ये कब से निर्धारित हो जाता है? जब से वो शिशु गर्भ धारण करती है माता, तभी से मनुष्य का पेशा निर्धारित हो जाता है कि ये नाई है तो ये नाई बनेगा, ये मोची है तो मोची बनेगा, ये दर्जी है तो दर्जी ही बनेगा। जब से वो पेट में मतलब होता है तब से ही इसका काम करने का वो तय हो जाता है कि ये ही काम करेगा। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे से बांध भी देती है। ये तो एक तो दोषपूर्ण ही है, क्योंकि ये जन्म से पहले ही निर्धारित हो जाता है, और फिर किसी भी इंसान को एक ही घिसे पीटे बिजनेस में बांध देते हैं, भले ही पैसा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखा ही मर जाए। आधुनिक युग में ये स्थिति प्राय आती है, क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीकी में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो तो इसके लिए भूखे मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती जो उसका पैतृक पेशा न हो, भले ही वह उसमें पारंगत हो। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई। सबसे बड़ा कारण बेरोजगारी का क्या है कि हमको अपने मन के मुताबिक अपना कार्य क्षेत्र चुनने की सुविधा नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है। इसी कारण ये बेरोजगारी बढ़ रही है। यदि हमें अपने मन के अनुसार कोई भी कार्य करने की स्वतंत्रता हो, अब तो है, ये उस टाइम की बात है, अपनी आज़ादी के टाइम की, अब तो है, अब तो हम हमारे मन पसंद का कार्य कुछ भी कर सकते थे। ये सब किसके कारण संभव हुआ है? भीमराव अंबेडकर के कारण। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता है,